कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में अगर आप सभी को याद होगा तो हमने अपने पिछले सेशंस में हिंदी व्याकरण का भाग जो है अलंकार, वो हम पढ़ रहे थे। और अलंकार में हमने शब्दा अलंकारों के बारे में पहले पढ़ा था और फिर उसके बाद हम अर्था अलंकार पढ़ रहे थे। तो अर्था अलंकार में भी हम अर्था अलंकार के 3 से 4 भाग जो हैं उन्हें पढ़ चुके थे। और जो शेष भाग था हमारा पिछले सेशन का, वो था अतिशयोक्ति अलंकार। तो अभी तक आपने ये सारे अलंकार रिवाइज किए होंगे घर में। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कि आप सारी चीजों को घर पर एक बार रिवाइज करेंगे और हर अलंकार से जुड़ा हुआ एक उदाहरण आप लिखकर अपनी कॉपी में लेकर आएंगे। तो आप सभी ने होमवर्क किया होगा, ये अलंकार घर में रिवाइज किए होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और आज का हम सेशन शुरू करेंगे, बिल्कुल आगे का जो शेष भाग है उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी, पेन, पेंसिल लेकर बैठ जाइए। शुरू करते हैं हम आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि एक बार हम अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या चीजें पिछले सेशन में पढ़ी थी। तो पिछले सेशन में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था, जैसे शब्दा अलंकार, अर्था अलंकार। तो शब्दा अलंकार को काफी टाइम हो गया है पढ़े हुए, हमने शब्दा अलंकार काफी पहले पढ़ लिए थे। तो हम शुरू करेंगे अभी अर्था अलंकार से। तो अर्था अलंकार यानी कि जब काव्य में शब्द के अर्थ के माध्यम से या अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्था अलंकार कहते हैं। तो ये आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा। यहाँ पर हमने परिभाषा भी लिखी थी कि जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ के कारण, जिस किसी काव्य में शब्द के बजाय अर्थ के कारण वाक्य में या काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्था अलंकार होता है। और इसी कड़ी में आगे था कि यहाँ पर कुछ प्रमुख जो अर्था अलंकार है, कुछ प्रमुख अर्था अलंकार जो हमारे हिंदी साहित्य में है, भारतीय साहित्य में है, वो हमने यहाँ पर पढ़े थे। तो सबसे पहला यहाँ पर हमने अलंकार पढ़ा था उपमा अलंकार, नंबर 2 रूपक अलंकार, नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 अतिशयोक्ति अलंकार, नंबर 5 मानवीयकरण अलंकार। तो इन सब के बारे में हमने कुछ चीजें जो है वो पिछले सेशन में पढ़ी थी। और बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में हमने क्या मेन चीज पढ़ी थी? बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी जहां पर वस्तु या प्राणी की तुलना अन्य वस्तु या प्राणी से कर दी जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि दो वस्तुओं, दो प्राणियों में, चाहे वो अलग अलग ही क्यों ना हो, उनमें बहुत अधिक समानता होती है। तो क्या होता है कि इनकी तुलना एक दूसरे से कर दी जाती है, इनकी तुलना एक दूसरे से की जाती है। तो उसी को यहाँ पर उपमा अलंकार कहा है। और उसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था, पीपर पात सरस मन डोला। तो पीपल पात सरस मन डोला, तो मन के डोलने की जो उपमा है वो किसको दी गई है? पीपल के पत्ते को दी गई है। यानी कि मन किसके समान चंचल हो रहा है, किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है या चंचल हो रहा है।
काजल की रेखा से कतार है खजूर की। तो यहाँ पर खजूर की कतार की तुलना आंखों में लगे हुए काजल की रेखा से की गई है। और उपमा अलंकार के अंगों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये 3 अंग हमने उपमा अलंकार के पढ़े थे। उपमेय यानी कि जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमा दी जाए, और समान धर्म यानी कि उपमान और उपमेय की वह विशेषता जो दोनों में समान होती है। और इसके लिए मैंने आपको फिर से पीपल पात सरस मन डोला जो हमने वाक्य लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल दिया था। और नंबर 4 इसमें था वाचक शब्द यानी कि जो शब्द उपमेय उपमान की समानता को प्रकट करते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी इसका एक लिया था और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था रूपक अलंकार, उसमें भी एग्जाम्पल पढ़े थे हमने। और उसके बाद हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने आपको बताया था कि जहां पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, यानी कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए। तो किस तरह से इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था कि जब उपमेय में गुण धर्मों की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाती है। यानी कि एक वस्तु की जो संभावना है वो दूसरी वस्तु में कर ली जाती है या उसकी कल्पना उसमें कर ली जाती है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसका एग्जाम्पल था अति कटु वचन कहत के कई मानहु लोन जरे पर देई। यानी कि इस तरह के कटु वचन के कई ने कहे हैं जैसे जले हुए पर नमक कोई छिड़क देता है। देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने। और यहाँ पर और भी मैंने एग्जाम्पल आपको इस प्रकार दिए थे जो कि यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरह हमने उत्प्रेक्षा अलंकार तक इसे कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति, देखिए अतिशयोक्ति शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो क्या है अतिशयोक्ति का अर्थ? तो अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो क्या होता है कि जब किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, यानी कि जब वस्तु जितना है जो हमारी समझ से परे हो इतना ज्यादा, जैसे आकाश से तारे तोड़ लाना। तो आकाश से क्या तारे तोड़कर लाए जा सकते हैं? नहीं लाए जा सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति यहाँ पर की गई है कि तारे तोड़कर लाना। तो इसी तरह क्या होता है कि जहां पर किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा ही टूट जाए, यानी कि जो एक सीमा हमारे समाज की है या मर्यादा की है वो सारी सीमाएं पार हो जाएं, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यानी कि समझ से भी परे, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, जिसका वर्णन ही ऐसे तरीके से हुआ हो कि जिसमें हमें पहले ही पता चल जाता है ये तो असंभव है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। बिल्कुल आपने यहाँ तक अपनी कॉपी में लिखा होगा पिछले सेशन में, और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल इससे पहले का हमने रिवीजन कर लिया है सारा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है इससे पहले का सेशन, कोई नहीं पढ़ पाया है, तो आप जब एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे तब आप देख सकते हैं। वैसे तो आप लोग को समझ में चीजें आ ही गई होंगी। अभी शुरू करते हैं परिभाषा, जहां किसी वस्तु या
बात का वर्णन, बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। एक और परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन करने में लोक समाज की मर्यादाएं टूट जाएं, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताने में या किसी बात का वर्णन करने में लोक समाज की सीमाएं और मर्यादाएं टूट जाए, यानी कि उसकी जहां तक एक लिमिट है वो सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएं, तो उसे ही अतिशयोक्ति अलंकार हम कहेंगे। तो ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल इसका लेंगे, उदाहरण है हनुमान। पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि पूंछ में लगन ना पाई आगी सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग भाग। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया है, जो उदाहरण आपको दिया है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति आपकी है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का वर्णन किया है, उल्लेख किया है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कि जब तक हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, तो बताया कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लग नहीं पाई लेकिन पूरी लंका जल गई। तो क्या ऐसा संभव है कि बिना उनकी पूंछ में आग लगे पूरी लंका जल सकती है? तो सबसे पहले उनकी ही पूंछ को तो आग लगाई गई, उसके बाद पूरी लंका जली ना। तो यहाँ पर बिल्कुल असंभव बात की गई है कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लग नहीं पाई लेकिन सारी लंका जल गई। और इन पंक्तियों को यहाँ पर और इस घटना को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो और भी एग्जाम्पल अगर आप को पता हो, अगर आपके अभी कोई ऐसा आ रहा हो मन में कोई उदाहरण, तो आप उसको भी अपनी इस पंक्तियों के साथ जोड़कर लिख सकते हैं, इन पंक्तियों में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने अतिशयोक्ति अलंकार को भी पढ़ लिया। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जहां पर किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और अतिशयोक्ति अलंकार के हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए।
यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ के बारे में बताया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगे बिना ही पूरी लंका जल गई, और ये चीज असंभव है। ये बात असंभव है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगे बिना लंका जो है जल सकती है। तो अतिशयोक्ति अलंकार हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे जो अंतिम भाग हमने इस अलंकार का आप लोगों को बताया था, वो है मानवीयकरण अलंकार नंबर 5। मानवीयकरण अलंकार। देखिए, आप शब्द पढ़ रहे हैं मानवीयकरण, तो मानवीयकरण शब्द का अर्थ क्या होगा? देखिए, क्या होता है मानवीयकरण, यानी कि मनुष्य के समान तुलना करना या मनुष्य के समान उसको बनाना। तो क्या होता है कि जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन या सजीव वस्तु की तरह कर दिया जाता है, यानी कि या फिर मनुष्य की तरह किसी वस्तु का वर्णन कर दिया जाता है जो कि निर्जीव वस्तु हो, उसका वर्णन कर दिया जाता है, तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। मानवीयकरण अलंकार आपने जब आप हिंदी साहित्य में काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में आपने देखा होगा कि कई बार आपको मानवीयकरण अलंकार के एग्जाम्पल उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कि जहां पर आपको इस तरह से बताया होगा कि पेड़ पौधों का मानवीयकरण किया गया है, या जो भी निर्जीव चीजें हैं, नदियों का मानवीयकरण किया गया है, और पुष्पों का मानवीयकरण किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है आप अपने हिंदी भाषा में हिंदी में पढ़ते हैं, जहां पर आपको ये चीजें बताई जाती है। तो इसकी हम परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं मानवीयकरण अलंकार की, उसके बाद इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जब किसी निर्जीव वस्तु, जब किसी निर्जीव वस्तु या अन्य वस्तुओं की का वर्णन सजीव या मनुष्य के रूप में किया जाता है। जब किसी निर्जीव वस्तु या किसी अन्य वस्तु का, तो उनमें पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, नदियां भी हो सकती है, फसलें भी हो सकती है, खेत खलिहान भी हो सकते हैं, तो उनका जब यहाँ पर वर्णन सजीव वस्तु या फिर किसी मनुष्य के रूप में किया जाता है या मनुष्य की तरह किया जाता है, तो उसे उसके मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। तो वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है, जहां पर किसी वस्तु की तुलना, किसी निर्जीव वस्तु की तुलना किसी सजीव वस्तु से या प्राणी से या मनुष्य से कर दी जाती है, वहां पर आपका मानवीयकरण अलंकार होता है।
तो मानवीयकरण अलंकार में हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब हम कुछ मानवीयकरण अलंकार की हमने परिभाषा पढ़ ली। अब हम कुछ उदाहरण मानवीयकरण अलंकार के पढ़ेंगे, जैसे सागर के ऊपर नाच नाच करती है, लहरें मधुर गान। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कहा गया है सागर के ऊपर नाच नाच करती है, लहरें मधुर गान। सागर के ऊपर नाच नाच कर लहरें मधुर गान कर रही है। तो ये यहाँ पर जो लहरों का मानवीयकरण किया गया है कि वो सागर के ऊपर नाच करती हुई, नृत्य करती हुई, क्योंकि सागर के ऊपर लहरें क्या होती हैं, लहरें एक के बाद एक आती रहती है। तो उन्हीं के बारे में बताया है कि सागर के ऊपर लहर लहर कर जो लहरें आती है वो मधुर गान यहाँ पर कर रही है, मधुर गान नृत्य कर रही है, मधुर गीत यहाँ पर गा रही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो कि आपने अपनी हिंदी की काव्य में पढ़े होंगे कि जब कविताएं जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। और भी एग्जाम्पल हम इसके लेंगे। देखिए एग्जाम्पल 2 है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है, उसको सवेरा सदा सवेरा होने पर। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। तो यहाँ पर वसुंधरा यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में कहा है कि जो वसुंधरा है, जो हमारी पृथ्वी है, वो मोती बिखेर देती है, यानी कि रात्रि के समय आकाश में तारे छिटका देती है और सबके सोने पर यानी कि रात्रि के समय, और रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और सूर्य का भी मानवीयकरण किया गया है, पृथ्वी का मानवीयकरण किया गया है और सूर्य का मानवीयकरण किया गया है कि रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। रवि यानी कि सूर्य जब सवेरा होता है, जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है, सारी जो तारों की जो चांदनी होती है या चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो सब सूरज की रोशनी में समा जाती है। यानी कि किसी जैसे रात को अगर मोती बिखरे हुए हैं तो सुबह किसी बालक ने आकर या घर की किसी गृहिणी ने आकर उन्हें एकत्रित कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर वसुंधरा यानी कि पृथ्वी का मानवीयकरण किया गया है और रवि यानी कि सूर्य का मानवीयकरण किया गया है। तो बच्चों इस तरह हमने आज
अपना अलंकार का जो ये भाग था हिंदी व्याकरण का, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे अलंकार इसमें हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने शब्दालंकार से जुड़े हुए जो 3 भाग थे वो हमने क्लियर किए। उसके बाद अर्था अलंकार से जुड़े हुए जो 5 भाग हैं वो हमने क्लियर कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ कि अलंकार अब आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। आज हमने जो भी पढ़ा आप इसको घर में रिवाइज कीजिए, और भी एग्जाम्पल्स अगर आपको मिलते हैं इस तरह के तो आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। और जब भी आप हिंदी काव्य पढ़ते हैं यानी कि कविताएं जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें खोजने का प्रयत्न कीजिए कि कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है। तो इसलिए जब भी आपको एग्जाम में ये सारी चीजें आएंगी तो आप उनको आसानी से पहचान सकते हैं। और अलंकार जो है आपको एग्जाम में जब आप लिखते हैं तब आपको टफ लगते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ेंगे, अगर आप इन्हें समझ जाएंगे तो ये आपको इजी हो जाता है पढ़ने के लिए। तो आशा करती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नए सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।